हेलो 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 बच्चे लोग, कैसे हो सब? सेट वगैरह कर लें तो चलो शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्यारे प्यारे चैप्टर पे। वैसे चैप्टर नंबर 19 है, लेकिन हमारे लिए ये कुछ और है। ठीक है, ओके। प्रोफेशनल एथिक्स, वेट अ सेकंड। आई होप बराबर आ रहे हो आवाज़ वगैरह सब। ठीक है, हम बात कर रहे हैं प्रोफेशनल एथिक्स और लाइबिलिटीज़ की। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, 20 नंबर का चैप्टर आता है। इसको यहाँ लिख लेते हैं, 20 मार्क्स। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स की। कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो हमें प्रोफेशनल बनने के बाद फॉलो करने चाहिए। ठीक है, तो वो क्या क्या है? हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम स्टैंडर्ड बिहेवियर रखें। ठीक है, स्टैंडर्ड बिहेवियर इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम प्रोफेशनल अकाउंटेंट। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। प्रोफेशनल अकाउंटेंट मस्ट कंप्लाई विद फंडामेंटल प्रिंसिपल्स विच आर एज फॉलोज। सो 111 से 115 तक 5 प्रिंसिपल दे रखे हैं, और उसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि आईओ पीसीपी, आईओ पीसीबी, आईओ पीसीबी। आई से हमारा इंटीग्रिटी, जो ईमान के बारे में बात करता है। ऑब्जेक्टिविटी, जो सोच सूझबूझ के बारे में बात करता है कि अपनी सूझबूझ से काम करो। पीसीपी का मतलब है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। ठीक है, वो ये बोलता है कि हमारे पास किसी भी चीज़ का काम करने के लिए हमारे पे उतनी नॉलेज होनी चाहिए, उतना स्किल होना चाहिए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी होनी चाहिए कि हम केयरफुली काम करें, टाइमली बेसिस पे करें, या फिर हम केयरली हो गया थोड़ा, या डिटेल्ड काम करें। कॉन्फिडेंशियलिटी, जो भी काम कर रहे हैं अपने तक रखें, बाहर उसका गुणगान ना गाएं, ना तो क्लाइंट्स डिस्क्लोज करें, ना तो क्लाइंट से मिली हुई इन्फॉर्मेशन को हम कहीं पे भी डिस्क्लोज करें। और प्रोफेशनल बिहेवियर रखें। प्रोफेशनल बिहेवियर अपने आप में एक तरह का फंडामेंटल चीज़ ही है कि मतलब वो जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या प्रोफेशनल बिहेवियर है। तो हम सबसे पहले चालू करते हैं, वो है इंटीग्रिटी। सेक्शन 111 ईमान के बारे में बात करता है। ईमान का मतलब क्या है? ईमान का मतलब ये है कि आप ईमानदार रहो, सीधी बात करो, घुमी फिराई बात ना करो। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करो। स्ट्रेट फॉरवर्ड के साथ वो कहता है कि ऑनेस्ट भी रहो, ऑनेस्ट भी रहना है। ऑनेस्ट के साथ वो बोलता है कि अपने को फेयर डीलिंग करनी है। ठीक है, किसी का फ़ायदा नहीं उठाना है, फेयर डीलिंग करनी है, और ट्रुथफुलनेस रखनी है, सच्चाई के साथ काम करना है। और हमें कोई भी एसोसिएशन नहीं रखनी ऐसी रिपोर्ट्स के साथ जिसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो। कुछ ना कुछ गड़बड़ होने का मतलब क्या है? 3 चीज़ें। या तो वो ओमिट करती है कोई भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, ओमिट्स द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, या तो जो हमने ऑडिट करी है वो बहुत नेग्लिजेंट होके करी है। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वैसा वाला, कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने उस काम को अच्छे से करना है या नहीं करना, हमें बस फीस से मतलब है। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑडिट जिसको 20 दिन लगते हैं, 20 डेज़, उसको हमने 1 दिन में निपटा दिया, तो हमने नेग्लिजेंस का यूज़ किया है, हमने नेग्लिजेंस अपनाया है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मटेरियली या फॉल्स मिसलीडिंग स्टेटमेंट। मतलब उस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कुछ ना कुछ गलत लिखा हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं जो एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन हमने लिख दी बिकॉज हमें रिपोर्ट को क्लीन करना था। ठीक है, तो ऐसी किसी भी रिपोर्ट के साथ हमें कोई भी एसोसिएशन नहीं रखना। लेकिन अगर हमारी ऐसी रिपोर्ट के साथ एसोसिएशन है और हमने क्वालिफाइड ओपिनियन दे दिया, तो हमारी कोई गलती नहीं है। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी रिपोर्ट थी जिसमें कुछ गड़बड़ थी, ठीक है, कुछ गलत लिखा हुआ था, और हमने उसको ये भी बोल दिया कि हाँ भाई मॉडिफाइड रिपोर्ट है, ये तो क्वालिफाइड है, एडवर्स है या डिस्क्लेमर है, हमने उसको मॉडिफिकेशन दे दी, तो इसका मतलब हम अपनी जगह सही है, हम अपनी जगह ऑनेस्ट हैं। इसलिए कोई भी ऐसी रिपोर्ट या रिटर्न या कम्युनिकेशन हमने जो करी है, उसमें अकाउंटेंट इज नॉट इन ब्रीच। ठीक है, 111 हो गया। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर, कि अपने दिमाग से काम करना है। हमें अपने दिमाग से काम करना है, हमें कहीं पे भी हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अपनी प्रोफेशनल जजमेंट किन चीज़ों पे, या तो बायस पे कि मैं किसी चीज़ को लेके बायस हो जाऊँ, ठीक है, या तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे कि कहीं न कहीं जो जिसके साथ मैं ऑडिट कर रहा हूँ या जिसकी मैं ऑडिट कर रहा हूँ, हमारा इंटरेस्ट ही मैच कर रहा है, हमारे वहाँ पे कोई इश्यू हो जाए। ठीक है, या तो अनड्यू इन्फ्लुएंस पे, मतलब मैं अपने रिलेशन वालों का ऑडिट कर रहा हूँ, तो मैं उसमें इतना ध्यान नहीं दे रहा, या कोई गलती मिल रही है तो मैं उनको माफ़ कर दे रहा हूँ कि फटाफट ठीक कर लो यार इसको। वो सब चीज़ नहीं करनी। ठीक है, तो क्या चीज़ है? बायस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस। फिर हम कहीं पे भी डू नॉट एक्सेप्ट या फिर डू नॉट कंटिन्यू, ऐसी ऑडिट को एक्सेप्ट भी नहीं करनी और ना तो कंटिन्यू करनी है। ठीक है, जिसके अंदर
हम ऐसी कोई सर्कमस्टेंसेस अराइज हो रही है या ऐसी रिलेशनशिप के चक्कर में हमारा जो प्रोफेशनल जजमेंट है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो रहा है, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ रहा है, तो हमें ऐसा कहीं पे भी एक्सेप्ट नहीं करना, ना तो कंटिन्यू करना है अपनी प्रोफेशनल एक्टिविटी या फिर प्रोफेशनल एंगेजमेंट। ये हो गया हमारा सेक्शन 112। फिर हम अपना बात करेंगे प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का मतलब यह है कि काबिलियत, ठीक है, और ड्यू केयर का मतलब रिस्पॉन्सिबल के साथ। तो काबिलियत भी होनी चाहिए और ड्यू केयर भी रखनी है। काबिलियत का मतलब यह है कि हमें अटेन और मेंटेन करना है। अटेन का मतलब हमें कोई ना कोई नॉलेज अपने पास एक्वायर करनी है। मेंटेन का मतलब उसको अपडेटेड रखना है। ऐसा ना हो कि जैसे हमने 112, अभी हमने 111 एंड 112 पढ़ा, तो हमने अटेन तो कर लिया, लेकिन अगर वही मैंने कल तुमसे पूछा कि 112 और 111 क्या है और तुम नहीं बता पाए, तो इसका मतलब है तुमने अटेन तो किया, मेंटेन नहीं किया, उसको याद नहीं कर पाए, उतने उसको अपने पास रख नहीं पाए। तो वो ही कहता है कि नॉलेज एक्वायर भी करो और उसे अपडेटेड या मेंटेन रखो, ताकि वो प्रोफेशनल नॉलेज जो स्किल हमने जो एक्वायर किए हैं वो कहीं ना कहीं कॉम्पिटेंट रहे हमें सर्विस देने के लिए। ठीक है, हमें कोई भी सर्विस देनी है तो उसके लिए हमारे पास प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी चाहिए होती है कि हम उतने काबिल हैं या नहीं। और ये प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी किस बेसिस पे आती है? या तो प्रोफेशनल या फिर टेक्निकल स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे आएगी, या तो रेलिवेंट लेजिस्लेशन के बेसिस पे आएगी। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा है पहला वाला? अटेन और मेंटेन करो प्रोफेशनल, क्या चीज? प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल्स। अटेन और मेंटेन करो प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल्स टू प्रोवाइड कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल सर्विस एज पर दी टेक्निकल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेलिवेंट लेजिस्लेशन। उसके बाद बोलता है एक्ट डिलीजेंटली। डिलीजेंटली एक्ट करो। डिलीजेंटली का मतलब क्या है कि भाई हमें रिस्पॉन्सिबल रहना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहनी है। किन तीन चीज़ों की? एक, दो और तीन। कि हमें पहले तो केयरफुल रहना है, फिर हमें रहना है थॉरली, थॉरली मतलब डिटेल चेकिंग करनी है, और हमें रहना है कहीं ना कहीं टाइमली बेसिस पे काम करने वाला। जो हम चीज़ टाइमली बेसिस पे कर दें, जो हम डिटेल्ड बेसिस पे कर दें, और हम केयरफुल रह के करें। केयरफुल का एक और शब्द क्या हो सकता है बताइए? उसको हम कहते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, अलर्ट माइंड। ठीक है, हम वो भी कह सकते हैं कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखनी है हमें। फिर हम ये बोल रहे हैं कि हमारे को, जो हमने ऊपर पढ़ी, कि अगर मैं ऑडिट करने जा रहा हूँ, मैं एज अ एंगेजमेंट पार्टनर हूँ, तो मेरे पास तो देखो प्रोफेशनल नॉलेज और स्किल तो होनी चाहिए, लेकिन जो मेरे साथ में काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, और जो आर्टिकल्स जो मेरे अंडर काम कर रहे हैं और जिनको मैंने बता रखा है कि भाई ये काम कर लेना, अब उनके पास भी तो उतनी ही ट्रेनिंग होनी चाहिए, या कम से कम थोड़ी बराबर भी होनी चाहिए, और सुपरविजन मेरी अच्छी होनी चाहिए, ताकि वो काम जो कर रहे हैं वो सही हो। ऐसा ना हो कि गलत डायरेक्शन में वो काम कर रहे हैं। तो ये कहना चाहता है कि इंश्योर दैट दोज वर्किंग अंडर प्रोफेशनल अकाउंटेंट मस्ट ऑल्सो हैव अप्रोप्रिएट या फिर प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ठीक है, और सुपरविजन एंड अवेयर ऑफ द यूजर्स ऑफ हिज सर्विसेज। मतलब समझ लो, अगर मैं टेलीकॉम इंडस्ट्री की ऑडिट करने जा रहा हूँ, तो मुझ में तो इतनी समझ है कि भैया टेलीकॉम इंडस्ट्री है, कहीं ना कहीं डिटेल काम नहीं कर पाएंगे, इतना बहुत चीज़ें इन्वॉल्व होती है, तो उसका ऊपर ऊपर से और मेजर मेजर पॉइंट्स देख लेते हैं कि इनमें क्या देखना है, इनमें क्या देखना है। तो मैंने दो, तीन और 3 पॉइंट निकाल दिए कि भाई ये चेक कर लेना। ठीक है, ये मेरी नॉलेज और स्किल्स की वजह से हुआ है। लेकिन जो आर्टिकल्स हैं जो नीचे काम कर रहे हैं मेरे, अब उनमें इतनी नॉलेज नहीं थी, तो वो 1, 2, 3 को तो छोड़ के जो उनको समझ आ रहा है उन्होंने वो काम कर दिया, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट ही नहीं थे। तो हमेशा हमें इस चीज़ के बारे में अवेयर रहना है कि भैया जो यूज़र की जो सर्विस है, यूज़र जिस सर्विस वाली इंडस्ट्री में काम करता है, उसमें कहीं ना कहीं इनहेरिटेंट लिमिटेशन होगी कि हम कुछ चीज़ें चेक नहीं कर पाएंगे, हमें उसके लिए एक्सपर्ट्स की नीड चाहिए चाहिए, और या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको चेक करने की नीड नहीं है और वो हमें चेक करनी आती है। ठीक है, तो हमें उन चीज़ों के ऊपर काम नहीं करना, हमें इतना दिमाग लगाना है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो सही जगह काम करें। तो चलो, हमने कितनी चीज़ पढ़ी? हमने 3 चीज़ पढ़ ली। पहला 111, दूसरा 112, तीसरा 113। पहला क्या था? IOCPC, ऐसे याद रखो, IOPCP, 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 IOPCP। आई से इंटीग्रिटी, ईमान के बारे में बात करता है। ईमान क्या कहता है कि भैया स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो, ऑनेस्ट रहो, ट्रुथफुलनेस रखो, फेयर डीलिंग रखो। कोई भी ऐसी रिपोर्ट्स के साथ एसोसिएट ही मत करो अपने आप को, ठीक है, जिसके अंदर क्या हो, ओमिट्स द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, नेग्लिजेंटली एक्ट किया हो कहीं ना कहीं। और तीसरा, मिसलीडिंग या फिर फॉल्स स्टेटमेंट्स डाल रखी है। ठीक है,
और अगर हम इनके साथ एसोसिएटेड हैं तो हमेशा हमें मॉडिफाइड ओपिनियन ही देना चाहिए। अगर हम मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं तो हम किसी ब्रीच के अंदर नहीं आते, फिर हमने सही काम किया, फिर हमारे प्रिंसिपल्स जो हैं वो सही है। फिर आता है ओ ऑब्जेक्टिविटी, दिमाग से काम लेना है। दिमाग से काम लेने का मतलब क्या है? दिमाग से काम लेने का मतलब ये है कि हमें कभी भी अपना प्रोफेशनल जजमेंट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। किन तीन चीज़ों के ऊपर? बायस के ऊपर, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर और अनड्यू इन्फ्लुएंस के ऊपर। और हमें कभी भी कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट या कंटिन्यू नहीं करना, प्रोफेशनल एक्टिविटी या प्रोफेशनल एंगेजमेंट को, अगर वो सर्कमस्टेंसेस या फिर रिलेशनशिप ऐसी है जो हमें इन्फ्लुएंस कर रही है अपनी प्रोफेशनल जजमेंट को इधर उधर करने से। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तीसरा 113 ये बोलता है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के साथ हमें ये दो चीज़ें याद रखनी है कि एक तो काबिलियत के बारे में बात हो रही है और दूसरा रिस्पॉन्सिबल रहने की बात हो रही है। काबिलियत का मतलब क्या है? हमने कोई भी प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल्स को अटेन करना है और मेंटेन करना है ताकि हम प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस सर्विस दे पाए। किस किसके हिसाब से? टेक्निकल या फिर रेलिवेंट, टेक्निकल या फिर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, या रेलिवेंट लेजिस्लेचर के हिसाब से। फिर हम ये बोलते हैं कि हमें डिलीजेंटली एक्ट करना है। डिलीजेंट का मतलब है कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है तीन चीज़ों की। पहला तो हमें केयरफुल रहने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, दूसरा हमें थॉरली काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है, इसका मतलब डिटेल्ड काम करने की, और तीसरा हमें टाइमली बेसिस पे काम करना है। टाइमली बेसिस पे काम करने से याद आया कि हमारे जो अंडर जो काम करेंगे, जिससे टाइमली बेसिस पे काम होगा, क्या उनके पास इतनी अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग और वो है, क्या बोलते हैं, दोज वर्किंग अंडर द प्रोफेशनल अकाउंटेंट ऑल्सो हैव अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग एंड सुपरविजन। ठीक है, जो हमारे अंडर काम कर रहे हैं क्या उनके पास भी इतनी ट्रेनिंग और सुपरविजन है? और अगर है तो बहुत बढ़िया बात है। चौथी चीज़ हमें जो याद ध्यान ध्यान रखनी है वो है कि हम जिसका भी ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है, उसकी जो सर्विसेज हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं इनहेरिटेंट लिमिटेशंस होगी, तो उसको भी दिमाग में लेके चलना है। ऐसा ना हो कि भैया घड़े जो घोड़ा होता है या फिर गधा होता है उसके यहाँ पे जो बांध देते हैं ना, उसकी उसको इतना इधर दिखना है ना उधर दिखना है, अपना दिमाग भी यूज करना है। चलो बहुत ही बढ़िया। अब हम आते हैं 114 पे, कॉन्फिडेंशियलिटी। ये है सबसे खतरनाक चीज भैया। आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है वो आपको अपने तक रखनी है। ये ना हो कि फ्लेक्स करने के चक्कर में या बातों बातों में बताने के चक्कर में आपने दोस्ती यारों में बता दी। आप महफिल जमा के बैठे हुए हो, ठीक है, 5 लोग और हैं, कोई वीडियो से है, कोई ईवाई से है, कोई किधर से है, आप अपने एक्सपीरियंसेस बता दो। यार मैं ना वहाँ पे गया, एसबीआई गया, एसबीआई में ना इस बार ऐसे पूरे एटीट्यूड के साथ कि एसबीआई में इस बार ना इतने प्रॉफिट हुए नहीं है, लॉस ही चल रहा है, तो देखो शेयर तो गिरेगा ही। अब ये जो आपने बताई, यही कहीं ना कहीं आपको दिक्कत देने वाली है। ठीक है, तो अब ये फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या कहता है, सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं। अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट शैल कंप्लाई विद द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी व्हिच रिक्वायर्स एन अकाउंटेंट टू रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। जो हमने ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन एक्वायर करी है एज अ रिजल्ट ऑफ, किसका रिजल्ट? या तो प्रोफेशनल रिलेशनशिप या तो एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। मतलब मैं ऑडिट पे नहीं गया, मेरा कोई प्रोफेशनल रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन मेरी फर्म में मैं बैठा हुआ था, बाकी लोग ऑडिट पे गए थे, उन्होंने बातों बातों में बोल दिया या वो आपस में डिस्कस कर रहे थे तो मैंने सुन लिया, तो मैं एम्प्लॉय था उस जगह पे, इस वजह से मुझे वो इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो मेरे को वो चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करनी, या एज अ सीए मैं कहीं पे भी एम्प्लॉयड हूँ तब भी। ठीक है, अकाउंटेंट शैल बी अलर्ट टू इनएडवर्टेंट डिस्क्लोजर रिस्क। इनएडवर्टेंट डिस्क्लोजर रिस्क का मतलब ये है कि मैं 4 लोगों के बीच में बैठा हूँ, मैंने बातों बातों में कुछ ऐसी बात बता दी जो मुझे नहीं बतानी चाहिए थी। ठीक है, तो हमें वो ध्यान रखना है कि हमें अलर्ट रहना है कि कोई बंदा ऐसी तो बात उगलवाना नहीं चाह रहा हमसे जो हमें नहीं बतानी चाहिए थी। फिर हमें ये ध्यान रखना है, हमने हमें अपनी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने तक रखनी है। कब? जब हम, सॉरी, हाँ, तो हमें कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है कौन सी चीज़ों के ऊपर? जो हमें फर्म के या एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू पता लगी, या तो कोई प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स के थ्रू पता लगी। ठीक है, ये हो गए 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट ये है कि हमें अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करना है, ठीक है, विच इज एक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोफेशनल एंड एम्प्लॉइंग रिलेशनशिप्स। वो रिलेशनशिप के चक्कर में हमें पता चली है, हम उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। आउटसाइड दी फर्म, फर्म के बाहर हमें कुछ भी ऐसी बातें नहीं करनी, फर्म के बाहर अब किसी को नहीं बताना। और अगर बता भी रहे हैं तो उसके लिए थोड़ी सी चीज़ें बता रखी हैं, वो ये है कि पहली बात तो प्रॉपर एंड स्पेसिफिक अथॉरिटी होनी चाहिए हमारे पे। ठीक है, पर एक तरह से परमिशन ले लो प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट से या किसी से भी। और या फिर हमारे पे कोई ड्यूटी तो नहीं है, लीगल एंड प्रोफेशनल ड्यूटी तो नहीं आ रही, या फिर राइट टू डू सो तो नहीं है, कहीं पता चले सीबीआई और ईडी ने हमें पकड़ लिया कि हाँ भाई ऐसे ऐसे कॉलर पकड़ के, कि बता भाई बता, ये चीज़ें थी, ऐसे तूने देखा, ऐसा करा,
तो तब अपने आप को बचाने के लिए, या एक लीगल प्रोसीडिंग चल रही है तो लीगल प्रोसीडिंग में मेरे को हेल्प करने के लिए, वो तो मेरे को बतानी पड़ेगी कि मैंने ऑडिट क्या क्या देखा और क्या क्या चीज़ें मेरे को पता चली, तो तब मैं बता सकता हूँ, वरना नहीं। या तो मैं पर्सनल बेनिफिट या फिर थर्ड पार्टी बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो भी मैं ऐसी चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं कर सकता, ठीक है। और हमें जो ये कॉन्फिडेंशियलिटी है ना, ये तब भी रखनी है जब हमारा रिलेशनशिप एंड हो गया, मतलब ऑडिट खत्म हो चुका है, उसके बाद भी मेरे को ये चीज़ बरकरार रखनी है। ऐसा ना हो कि ऑडिट खत्म हुआ, जी आप कौन, जी मैं कौन, हम तो चले अपने रास्ते। तो रीड मान लेते हैं फटाफट। वो कह रहा है बी अलर्ट, ओहो, बी अलर्ट टू इनएडवर्टेंट डिस्क्लोजर रिस्क इंक्लूडिंग इन सोशल एनवायरनमेंट, या फिर क्लोज फैमिली के साथ हम बैठे हुए हैं या एसोसिएटेड के साथ बैठे हुए हैं, ठीक है। फिर बोल रहा है मेंटेन करो कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन द फर्म और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, उसको भी मेंटेन करो इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज बाय द प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट या एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन। और हमें ऐसी कोई भी चीज़ not to disclose confidential information acquired as a result of professional and employment relationship outside the firm or employing organization without proper and specific authority। जब तक हमारे पे कोई भी स्पेसिफिक या प्रॉपर अथॉरिटी ना हो तो हम आउटसाइड दी फर्म नहीं बताएंगे, अनलेस या तो हमारे पे एक लीगल और प्रोफेशनल ड्यूटी आ जाती है या तो राइट टू डिस्क्लोज मिल जाता है हमें, ठीक है, तब तो हम बता सकते हैं। और नॉट टू यूज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर पर्सनल एडवांटेज और थर्ड पार्टी बेनिफिट, ना तो अपने एडवांटेज के लिए यूज करूंगा मैं कि भैया एसबीआई का शेयर बढ़ने वाला है, ले धनाधन रिश्तेदारों में सब में बोला कि ले भाई खरीद ले, या तो अपने दोस्तों को वगैरह को बोल दिया मैंने कि तू ले ले भाई, थर्ड पार्टी बेनिफिट भी नहीं, ठीक है। हमें कंटिन्यू करना है टू प्रोटेक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी आफ्टर द रिलेशनशिप एंड्स। और ये लास्ट वाला तो ठीक है, कोई इतना कोई बड़ी बात नहीं है, रीजनेबल स्टेप्स लो ताकि जो आपके अंडर काम कर रहे हैं वो भी मतलब रखें, लेकिन सबको पता है कौन रखता है, कोई नहीं रखता, ठीक है। आप अपने बारे में तो पहले थोड़ा रिलायबल हो जाओ, अपने आप के लिए तो अकाउंटेबल हो जाओ, बाकी दूसरों के लिए होना। चलो, ये चीज़ भी हो गई। अब ये पूछ रहा है कि ऐसे कोई सर्कमस्टेंसेस जहाँ पे प्रोफेशनल अकाउंटेंट आर और माइट बी रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। एक तो चीज़ ऊपर ही पढ़ ली थी हमने कि भैया जब मेरे को प्रॉपर एंड स्पेसिफिक अथॉरिटी मिल जाएगी तब तो मैं बता सकता हूँ, ठीक है, तब बता सकता हूँ। और या तो मेरे पे लीगल या प्रोफेशनल ड्यूटी हो या राइट टू डिस्क्लोज हो, मैं तब भी बता सकता हूँ। ये दो चीज़ें तो मैं तब बता ही सकता हूँ, बाकी हम और पढ़ लेते हैं। तो पहले तो बोल रहा है अगर रिक्वायर्ड बाय द लॉ, सबसे ईजी कि भैया अगर कानून ही कहता है कि आप बता दो, आपको बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई लीगल प्रोसीडिंग चल रही है और उसमें एविडेंस के तौर पे बताना पड़े, या फिर आप कोई भी ऐसे पब्लिक अथॉरिटी के पास आए हो जो उस चीज़ को इवैल्यूएट कर रहा है, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द लॉ है, ठीक है। तो अगर एप्रोप्रिएट पब्लिक अथॉरिटी ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द लॉ दैट कम टू लाइट, तो तब आप बता सकते हो। मतलब मोटा मोटी कानून या कानूनी कार्रवाई के ऊपर जब भी कुछ बात हो रही है तो आपको वो चीज़ डिस्क्लोज करनी ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फिर वो बोल रहा है अगर परमिटेड बाय द लॉ है और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन या प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स ने भी बोल दिया कि हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, वो बोल रहा है लॉ ने भी अलाउ किया और ऑथोराइज बाय द क्लाइंट या फिर एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने भी ओके बोला, तो बता भाई। फिर तो जब सबने ही बोल दिया कि हाँ बता दे, तो फिर मैं क्यों ना बताऊँ, मैं तो बता दूंगा। फिर ये कह रहा है देर इज अ प्रोफेशनल ड्यूटी और राइट टू डिस्क्लोज, जो हमने ऊपर पढ़ा कि प्रोफेशनल ड्यूटी है और राइट टू डिस्क्लोज, ठीक है। देर इज अ प्रोफेशनल ड्यूटी एंड राइट टू डिस्क्लोज व्हेन नॉट प्रोहिबिटेड बाय द लॉ। कब कब? या तो पीयर रिव्यू या क्वालिटी रिव्यू कर रहा हूँ, इसको कोल्ड रिव्यू या हॉट रिव्यू बोलते हैं। तो या तो मैं पीयर रिव्यू कर रहा हूँ या तो क्वालिटी रिव्यू कर रहा हूँ, जो इंस्टीट्यूट मेरे को बोलता है करने के लिए, तब तो मैं बता सकता हूँ। दूसरा चीज़ क्या थी? जब इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन बैठी है ईडी सीबीआई वगैरह की, ठीक है, एनसीएलटी, एपेलेट ट्रिब्यूनल, या इन चक्रों में, जो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि प्रोफेशनल और रेगुलेटरी बॉडीज होती है, अगर उनकी इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी बैठी है तब तो मुझे बताना पड़ेगा। फिर अगर मेरे को अपने आप के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने हैं कि कल को ईबीआई मुझे पकड़ के ले जा रही है, भाई तू भी मिला हुआ, मैं बोल दूँ मैं तो नहीं मिला हुआ, ये बातें हैं भैया, मैं तो नहीं मिला हुआ, तो टू प्रोटेक्ट दी प्रोफेशनल इंटरेस्ट ऑफ द प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन अ लीगल प्रोसीडिंग, तो मैं बता सकता हूँ। और टू कंप्लाई विद द टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स इंक्लूडिंग द एथिकल रिक्वायरमेंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें जब डिस्क्लोज करते करते हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, डिस्क्लोज तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, मुझे वो भी तो देखना है। तो इन डिसाइडिंग वेदर टू डिस्क्लोज द कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, प्रोफेशनल अकाउंटेंट शैल ऑल्सो कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट्स। पहली चीज़ कि
पार्टी के इंटरेस्ट तो हार्म नहीं हो रहे। कहीं ऐसा हो कि मैं कोई चीज़ बता दूँ, ठीक है, समझ लो मैंने ये बताया कि ये फ्रॉड हो गया, उस वजह से पार्टी के इंटरेस्ट हार्म हो गए, क्रेडिटर्स चले गए, उनका बिजनेस ठप हो गया। एक तरह से मैं ये बताऊँ कि मैंने पेप्सी के ट्रेड सीक्रेट्स बता दिए कि पेप्सी यहाँ से ये माल लेती है, इंडोनेशिया से ये लेता है, वो ये लेता है, फिर इन सबको मिला के फिर काम करता है। अगर मैंने ये पब्लिक में आउट कर दिया तो क्या लगता है, पेप्सी जैसे 100 कंपनी खड़ी हो जाएगी और पेप्सी का तो मार्केट शेयर जीरो हो जाएगा। तो मुझे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बतानी यहाँ पे पार्टी का इंटरेस्ट इंक्लूडिंग थर्ड पार्टीज माइट बी हार्म बाय द डिस्क्लोजर। ठीक है, अगर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो नोन है और सब्सटैंशिएटेड है तो मैं बता ही सकता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। जब लोगों को पता है, पब्लिकली अवेलेबल है, बस मैंने थोड़ा खुल के बता दी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन को ध्यान रखना है और रिसिपिएंट को देखना है। ठीक है, हमें ये देखना है कि हम कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं। हम ऐसा तो नहीं 20 लोगों को बैठा के माइक पे वो चीज़ बता रहे हैं ना। तरीके से बताओ, कम्युनिकेट अच्छे से करो, सीक्रेटली करो। अगर कोई भी चीज़ को आपको करना है, कटघरे में जाके बोल रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस चीज़ को यूट्यूब वीडियो बना के डाल दे रहे हो, नॉट अ गुड पॉइंट। एंड वेदर द रिसिपिएंट्स आर एप्रोप्रिएट। ऐसा ना हो कि एम्प्लॉय लेवल पे आके आपसे कोई पूछ रहा है, यार बताना बताना फ्रॉड कितने का हुआ, फिर ये बताइए फ्रॉड। भाई तो मैनेजमेंट लेवल की बात है, एम्प्लॉय लेवल को क्यों कर बताएगा? नहीं बताना। एम्प्लॉय अपना काम कर रहा है, हाँ एक तरह का वो चीज़ है कि उसे पता होने का राइट है, बट हम नहीं बता सकते। ठीक है, वी आर नॉट हेयर टू डिस्क्लोज एनी मैनेजमेंट लेवल की कोई भी चीज़ या बड़े बड़े थ्रेट्स। वो हम TCWG या मैनेजमेंट से डिस्कस करेंगे, एम्प्लॉय लोगों से डिस्कस नहीं करेंगे। तो हमने ये देखना सामने वाला बंदा भी अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं कि इफ अ कंपनीज इंटरनल फ्रॉड इज रिपोर्टेड इट मे हार्म द रेपुटेशन ऑफ द इनोसेंट एम्प्लॉय। ठीक है, समझ लो एक कंपनी में फ्रॉड हुआ, HUL है, फ्रॉड हुआ। अब वो बंदे तो भाई कोई जॉब शिफ्ट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो अब वो जब शिफ्टिंग ऑफ जॉब करेंगे तो उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी कि भैया तुम तो एक फ्रॉड कंपनी से आ रहे हो और ऐसा ऐसा। ठीक है, एन अकाउंटेंट सस्पेक्ट टैक्स इविजन बट कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। तुम्हें लग रहा है कि टैक्स इविजन होगी पर कोई सॉलिड प्रूफ ही नहीं है। या शेयरिंग डिटेल इंटरनल डेटा with media is different from reporting to regulatory body. Reporting money laundering to government regulator is appropriate, telling competitor is not. अगर तुम्हें मनी लॉन्ड्रिंग की कुछ भी चीज़ें पता लगी है, ठीक है, तो गवर्नमेंट को बता दो, लेकिन कॉम्पिटिटर को जाके नहीं बता सकते। वो डिस्क्लोजर करना बहुत गलत होगा। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देख लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी है, इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी टेस्ट या नॉलेज के लिए खुद से करना है एक बारी को। ठीक है, 114 के ऊपर ही है, मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर ही है, और इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लास्ट में यही पूछ रहे हैं कि भैया व्हाट आर द पॉइंट्स दैट शुड बी केप्ट इन द माइंड ऑफ द प्रोफेशनल अकाउंटेंट व्हाइल डिसाइडिंग वेदर टू डिस्क्लोज और नॉट। तो वेदर टू डिस्क्लोज और नॉट हमने ये कर लिया था, ये चीज़ें। तो इसके अंदर हमें ये लिखना है, 5 मार्क्स का आया हुआ है और सजेस्टेड आंसर में आ रखा है। अब हम बात करेंगे प्रोफेशनल बिहेवियर के बारे में। दिस इज सेक्शन 115, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें हम ये बात कर रहे हैं कि कंप्लाई विद द रेलिवेंट लॉज एंड रेगुलेशंस, अवॉइड कंडक्ट दैट माई डिस्क्रीट द प्रोफेशन। हमें ऐसे काम नहीं करने, चिंदी काम नहीं करने। आप प्रोफेशनल हो, ये नहीं कि 20-20 2-2 रुपए के चक्कर में आप जा रहे हो उनसे मांगने के लिए और फालतू नकली बिल बना रहे हो अपनी फीस को रीइम्बर्स करने के लिए, या कोई भी चालबाजी कर रहे हो। तो हमें ऐसे कोई भी चीज़ नहीं करनी जिससे डिस्क्रीट मिले प्रोफेशन को, प्रोफेशनल के ऊपर धब्बा पड़े। Do not engage in any employment knowingly that impairs or might impair the integrity, objectivity and reputation of the profession or does not align with the fundamental principle। ये बोल रहा है कि हमें ऐसे भी किसी भी लोगों के साथ काम नहीं करना है knowingly। अगर हमें नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, हमें पता नहीं था, और जब पता लग जाए तब अपने आप को डिसएसोसिएट कर दो या फिर मॉडिफाइड ओपिनियन दे देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जिससे इम्पेयर हो और माइट इम्पेयर द इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी या फिर रेपुटेशन ऑफ द प्रोफेशन। और शैल नॉट मेक एग्जैगरेटेड क्लेम्स अबाउट सर्विसेज, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। बड़ी बड़ी बातें कि भैया मेरे तो ये क्लाइंट थे, हमने तो ये भी ऑडिट कर रखी है, वो भी कर सकती है, वो भी नहीं करने। डिस्पैरेजिंग रेफरेंसेज और अनसब्सटैंशिएटेड कंपैरिजंस टू अदर्स वर्क। कोई भी ऐसा नहीं बोलना कि अरे इस वाले फर्म से मत कराओ, इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। हम बीइंग अ बिग वन, हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारी क्वालिटी देखो, हमारे रेफरेंसेस देने की देखो। आप सोचो पिछली बार जो ऑडिटर्स आए थे, वो 5 जने आए थे, इस बार देखो हम सिर्फ 2 जने आए। काम का लेवल देख रहे हो, 2 जने इतने कॉम्पिटेंट है कि वो आपका सारा काम कर देंगे। तो ये सब बड़ी बड़ी बातें और दूसरों को नीचे गिराने वाला वो सब काम नहीं करना। और शैल नॉट यूज एनी मीन्स दैट वायलेट द एडवर्टीजमेंट। बड़े बड़े पोस्टर्स होर्डिंग लगा दी कि भैया हमें ले लो, बेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देंगे, आपका टैक्स बनता हो या ना हो तो रिफंड जरूर करा देंगे।
ये कोई बात है ना, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट गाइडलाइंस जो इशू की है उसके अंदर रह के ही करना है, फालतू चीज़ें नहीं करनी। तो इसमें 3 बात आ गई, एग्जैगरेटेड क्लेम्स, ठीक है, और डिस्पैरेजिंग रेफरेंसेस या अनसब्सटैंशिएटेड कंपैरिजंस, मार्क कर लेते हैं। सर्विसेज, और ये क्वालिफिकेशन भी लिखा हुआ है। क्वालिफिकेशन का इसका मतलब ये है कि भैया ऑल इंडिया रैंक 1 है हमारे पे, रैंकर्स हैं हमारे अंदर, तो उनसे ऑडिट करवा लो, ये है वो है। और शैल नॉट यूज एनी मीन्स दैट वायलेट द एडवर्टीजमेंट गाइडलाइंस, ठीक है। एडवर्टीजमेंट कंटेंट मस्ट बी ट्रू एंड बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज। अगर एडवर्टीजमेंट कर रहा है तो वो ऐसी चीज़ें ट्रू और बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड बिलीफ होनी चाहिए, और जो गाइडलाइंस दे रखी है वो उसके अंदर आना चाहिए। तो सेम पॉइंट हो गया ऊपर वाला। इफ इन डाउट अबाउट, मतलब लास्ट के 3 पॉइंट एडवर्टीजमेंट के ऊपर है कि अगर एडवर्टीजमेंट के ऊपर डाउट है तो भैया कंसल्ट कर लो, एथिकल रिक्वायरमेंट्स में देख लो, बोर्ड से पूछ लो आईसीआई के, ये सब चीज़ें। तो ये भी हो गए। अब आगे हमारे पास क्या है, थ्रेड्स इवैल्यूएशन, ये सब। कंसल्ट वाला भी ऊपर पढ़ लेते हैं। डिफिकल्टी इन कंप्लाइंग विद फंडामेंटल प्रिंसिपल। अगर जो हमने ये प्रिंसिपल पढ़े हैं, पहला क्या पढ़ा था, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, फिर हमने पढ़ा था प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, फिर हमने पढ़ा था कॉन्फिडेंशियलिटी, फिर हमने पढ़ा प्रोफेशनल केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर, सॉरी प्रोफेशनल बिहेवियर हमने क्या पढ़ा वो हमने रिवाइज नहीं किया। प्रोफेशनल बिहेवियर हमने ये पढ़ा, सबसे पहली चीज़ कि भैया कोई भी ऐसी चीज़ जो प्रोफेशनल में डिस्क्रीट लाती है वो नहीं करना, ठीक है, चंदी बातों पर नहीं करना। फिर ऐसी किसी भी चीज़ों से एसोसिएट नहीं होता जिससे इम्पेयर हो या माइट इम्पेयर द प्रोफेशनल इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, या फिर जो उसकी रेपुटेशन ऑफ द प्रोफेशन है, ठीक है। बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी, एग्जैगरेटेड क्लेम्स अबाउट द क्वालिफिकेशन, सर्विस या फिर एक्सपीरियंस। फिर हमें वो नहीं, डिस्पैरेजिंग रेफरेंसेस नहीं देनी, और अनसब्सटैंशिएटेड कंपैरिजंस नहीं करने दूसरों के काम के साथ। और लास्ट था कि हमने एडवर्टीजमेंट वगैरह नहीं करनी ऐसे कोई मीन्स से जो गाइडलाइंस के अंदर नहीं लिखी हुई है, गाइडलाइंस से हटकर कोई बात करनी। फिर एडवर्टीजमेंट के ऊपर बात ही है कि जो भी एडवर्टीजमेंट कर रहे हो वो ट्रू और फेयर होनी चाहिए, मतलब ट्रू टू ऑफ नॉलेज एंड बिलीफ होनी चाहिए। और लास्ट ये था कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि एडवर्टीजमेंट की गाइडलाइन क्या है, तो आप रेफर कर लो एथिकल स्टैंडर्ड ऑफ द बोर्ड ऑफ आईसीआई, ठीक है। फिर हम ये बात कर रहे हैं कि भैया डिफिकल्टी हो रही है हमें कंप्लाई करने में विद फंडामेंटल प्रिंसिपल, तो हमें कंसल्ट करना है। प्रोफेशनल अकाउंटेंट माइट फेस सिचुएशंस वेयर कंप्लाइंग द वन फंडामेंटल प्रिंसिपल कॉन्फ्लिक्ट्स विद द अदर प्रिंसिपल। मतलब एक को मैं अगर फॉलो करूँ तो दूसरा मेरा प्रिंसिपल पे कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो इन सच सिचुएशन द अकाउंटेंट माइट कंसल्ट विद टीसीडब्ल्यूजी, फर्म या एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट या लीगल। फालतू बात, नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कंसल्टेशन करने का मतलब ये नहीं है कि अकाउंटेंट अपने जिम्मेदारियों से रिलीफ हो गया है। कंसल्टेशन का मतलब ये है कि अकाउंटेंट ने बस एक ओपिनियन लिया है किसी का, ठीक है, उसके बाद उसका पूरा राइट है टू यूज प्रोफेशनल जजमेंट टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट डिसएसोसिएटेड फ्रॉम द मैटर इफ नेसेसरी, नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड रेगुलेशन। अगर कहीं लॉ एंड रेगुलेशन ये नहीं बोलता कि आपको ये ऑडिट से हटना नहीं है या ये है, तो अगर आपको ये लग रहा है कि यार मैं तो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को निभा ही नहीं पा रहा, या फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल दोनों मेरे अप्लाई नहीं हो रही, या एक करूँ तो दूसरा मिट रहा है, दूसरा करूँ तो कोई ना कहीं एक फर्स्ट वाले में कोई प्रॉब्लम आ रही है कि इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है या मेरी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, ऐसा कुछ, तो डिस एसोसिएट, छोड़ो, नहीं करना, ठीक है। और कंसल्ट करने का मतलब ये नहीं कि उसने जो बोल दिया वही सही है, वो ओपिनियन ले रहे हो आप, तो उससे आपको एक तरह का रिलीव नहीं मिलता है रिस्पॉन्सिबिलिटी से। आपको अभी भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और कल को कुछ भी चीज़ में आप पकड़े गए तो आप ही गिल्टी हो, आप ही को धरा जाएगा, आपके कॉलर पकड़ा जाएगा, ठीक है। फिर भी बोलता है डॉक्यूमेंट क्या करना चाहिए, द अकाउंटेंट इनकरेज टू डॉक्यूमेंट सब्सटेंस ऑफ द इशू, डिटेल्स ऑफ द डिस्कशन, डिसीजंस मेड एंड रैशनल। वही, ये तो लिख ही लोगे यार, इसमें क्या है, इसमें कोई नई चीज़ थोड़ी ना है, ठीक है। फिर हम अभी के लिए आई गेस बहुत कर लिया हमने, रिवाइज कर लें क्या एक बारी ऊपर ऊपर तौर से। इंटीग्रिटी बताओ, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्टी, फेयर डीलिंग, फिर ट्रूथफुलनेस। एसोसिएट नहीं करना कोई भी चीज़ों से जो ओमिट करती है या नेग्लिजेंट है या फिर फॉल्सली स्टेटेड है, और अगर एसोसिएटेड हो तो मॉडिफाइड रिपोर्ट दे दो तो कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जेक्टिविटी, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज किन चीज़ों के चक्कर में प्रोफेशनल जजमेंट को, अगर वो बायस हो रहा है तो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है तो, या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस है तो। फिर आगे एक्सेप्ट नहीं करना अगर वो रिलेशनशिप या सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं
जिस वजह से हमारी प्रोफेशनल जजमेंट कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो रही है। फिर आयोग पीसीपी, पीसीपी अटेन और मेंटेन प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल, ताकि हम प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट सर्विस दे पाएँ। किस चक्कर में? प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के चक्कर में और रेलिवेंट लेजिस्लेशन के चक्कर में। फिर एक्ट डिलिजेंटली, उसमें 3 चीज़ बोलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है किन चीज़ों की, केयरफुल रहने की, थॉरली काम करने के लिए और टाइमली बेसिस पे करने की। फिर जो आपके अंडर जो काम कर रहे हैं, उनके पास भी उतनी ही एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग और सुपरविजन होनी चाहिए और उनकी अवेयरनेस रखनी है यूज़र्स की सर्विस के लिए, कहीं इनहेरिटेंट लिमिटेशंस तो नहीं है। फिर हम बात करेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी पे, उसमें 7 पॉइंट थे। पहले वो बोला था इनएडवर्टेंट डिस्क्लोजर रिस्क को ध्यान रखना है जब भी हम लोगों के साथ बैठे हों या एसोसिएट्स के साथ बैठे हों, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ को डिस्क्लोज नहीं करनी जो एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन या फर्म के थ्रू पता लगी है या फिर प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट ने बताई करी है। या फिर हम वो रिलेशनशिप, प्रोफेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट की रिलेशनशिप के चक्कर में हमें जो भी चीज़ डिस्क्लोज हुई है, हमें उसको आउटसाइड द फर्म नहीं बताना, अनलेस या तो मेरे पे प्रॉपर एंड स्पेसिफिक अथॉरिटी हो, ठीक है, या तो वो मिल जाए, या फिर प्रोफेशनल एंड लीगल ड्यूटी हो, या तो राइट टू डू सो हो। फिर मुझे पर्सनल यूज़ के लिए अपना कोई भी काम कुछ नहीं करना, ठीक है, ना तो थर्ड पार्टी बेनिफिट के लिए करना है। और रिलेशनशिप एंड होने के बाद भी मुझे वो चीज़ को प्रोटेक्ट रखना है, वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को अपने पास रखना है। ऐसा नहीं है कि मैं रिलेशनशिप खत्म होने के बाद भी बता दूँ। फिर हमने पढ़ा कि हमने कहाँ-कहाँ चीज़ों को बता सकते हैं, हम कब-कब डिस्क्लोज़ कर सकते हैं। हम तब कर सकते हैं जब लॉ अलाउ करता है हमें, उसमें हमने लीगल प्रोसीडिंग की बात पढ़ी और एप्रोप्रिएट पब्लिक जो अथॉरिटी थी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द लॉ वाली, ठीक है? या तो लॉ और क्लाइंट दोनों बता रहे हैं, ऑथराइज्ड बाय द क्लाइंट और परमिटेड बाय द लॉ, तब तो बता दो, ठीक है? फिर वो बोलता है कि आपके पास वो रिक्वायरमेंट है, प्रोफेशनल लीगल ड्यूटी है तो डू सो, तो कर लो। उसमें था पीयर रिव्यू एंड क्वालिटी रिव्यू के साथ उसमें था कि अपनी क्या बोलते हैं, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन वगैरह बैठ गई लीगल और रेगुलेटरी बॉडी के, तब बता दो। या प्रोफेशनल इंटरेस्ट को अगर बंदे को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, तो वो कर सकता है इन द लीगल प्रोसीडिंग्स। और लास्ट में ये था कि अगर स्टैंडर्ड्स वगैरह ये बोल रहे हैं एथिकल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, तब बता दो। फिर क्या-क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है अगर हम डिस्क्लोज़ कर रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ हम ना बताने जिससे पब्लिक के इंटरेस्ट हार्म हो जाए या फिर जो भी थर्ड पार्टी के इंटरेस्ट हैं वो हार्म हो जाए, क्लाइंट के इंटरेस्ट वगैरह को ध्यान रखते हुए बताना है। किससे बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, वो भी ध्यान रखना है। और जो चीज़ पब्लिक में अवेलेबल है, वो तो बता ही सकते हैं, ठीक है? तो नोन और सब्सटैंशिएटेड इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं। फिर हमने पढ़ा प्रोफेशनल बिहेवियर। प्रोफेशनल बिहेवियर में अभी हमने जस्ट रिवाइज़ किया, वो ये बोलता है कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी जो डिस्क्रीट लाए प्रोफेशन के ऊपर। कोई भी चीज़ से एसोसिएटेड नहीं होना जिससे माइट इम्पेयर या फिर इम्पेयर द इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड रेपुटेशन ऑफ द प्रोफेशन, ठीक है? और ये बड़े-बड़े वादे नहीं करते, एक्ज़ैगरेटेड क्लेम्स नहीं करने और डिस्पैरेजिंग रेफरेंसेस या फिर अनसब्सटैंशिएटेड कंपैरिजंस ऑफ द वर्क नहीं करना है। एडवर्टाइज़मेंट तरीके से करनी है, एडवर्टाइज़मेंट ऐसे नहीं कर रहे जो मीन्स काउंसिल की गाइडलाइंस में दे रखी है, उस मीन्स के अंदर रह के ही करना है। ऐसा नहीं कि हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी करे जा रहे हैं। और जो भी एडवर्टाइज़मेंट में लिख रहे हैं, वो सच होना चाहिए और उसकी बिलीफ और नॉलेज के अंदर आना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो उसको उसने मुझसे बोला कि मुझे लग रहा था यार बड़े-बड़े सीईओ होंगे हमारे फ़र्म में, पर अब नहीं है। पर मैंने तो लिख दिया ऐड करते हुए, या 2 साल पुरानी ऐड है, उसमें लिखे हुए हैं बड़े-बड़े सीईओ और उस टाइम पे थे, लेकिन अब नहीं है, तो आप वो ऐड को ही हटा दो, नई अपडेटेड ऐड डालो। ठीक है? फिर हमने पढ़ा कंसल्टेंसी ले सकते हैं अगर आपको कहीं पे भी मुसीबत आ रही है कि आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल कहीं न कहीं मतलब मैच नहीं कर रहा, या तो एक लग रहा है और दूसरा नहीं लग रहा, ठीक है? तो आप कंसल्टेंसी ले लो टीसीडब्ल्यूजी की, इंस्टीट्यूट की या काउंसिल की, किसी की भी। और कंसल्टेंसी लेने का मतलब ये नहीं है कि आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो गए, आपको अभी भी अपना दिमाग यूज़ करना है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दिक्कत हो रही है, तो डिसएसोसिएटेड हो जाओ, अनलेस लॉ आपको रोकता है वो करने से, ठीक है? तो बहुत बढ़िया सेशन रहा आज का। 33 मिनट में हमने सब कुछ समझ कर दिया कि भैया क्या है 111 से 115। आई होप आप ये चीज़ भूलोगे नहीं और ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि यार पता होनी चाहिए, ठीक है? वेट अ सेकंड। हुँ, आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए और ये चीज़ सही में लाइफ़ में हेल्प भी करेगी कि ये सब चीज़ें क्या है, क्या नहीं है। और आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। बार-बार रिपीट करोगे, बार-बार पढ़ोगे तो हो जाएगी। और मैं ये चीज़ ज़रूर बोलूँगा, प्रोफ़ेशनल बिहेवियर हो ना हो, प्रोफ़ेशनल कॉम्पिटेंस तो ज़रूर रखना, ठीक है? और साथ ही साथ इंटीग्रिटी, इसमें मैं ये बोलूँगा इंटीग्रिटी और प्रोफ़ेशनल कॉम्पिटेंस 2 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एक अलग रूप दे देगी मतलब। कॉन्फिडेंशियलिटी रखो, नहीं रखो इतना कोई बड़ा डील नहीं है यार, मतलब चलता है, ठीक है? मतलब मैं वो चीज़ नहीं बोल रहा कि मत करो फ़ॉलो, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि जो 111 है, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और 113 जो है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
और वो क्वेश्चन के अंदर भी कहीं ना कहीं आएगा। 114 का जो मैंने क्वेश्चन दिया है वो भी ट्राई करो, बिल्कुल उसको कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन सी यू, सीखते रहिए, बाय बाय, नमस्कार, बाय बाय।